So today we are going to discuss gene interaction. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने क्या देखा था कि दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर अगर है पी प्लांट में, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में, तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हर कैरेक्टर अपने अपने हिसाब से सेपरेट होगा. जैसे राउंड एंड रिंकल्ड, येलो, राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल्ड, ऐसा अगर है तो राउंड का गैमेट, ग्रीन का कैरेक्टर, येलो कैरेक्टर, रिंकल्ड कैरेक्टर, ये अपने अपने हिसाब से सेपरेटली होंगे. कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे पे इफेक्ट करेगा नहीं. नो वन विल इफेक्ट ऑन ईच अदर. ओनली इन F1 हाइब्रिड क्या होगा, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, एक का एक्सप्रेशन होगा. और सेकंड जनरेशन में दोनों पेरेंटल जनरेशन दिखाई देंगे. अगर वो मोनो हाइब्रिड है तो 1:2:1 रेशियो में, डाई हाइब्रिड है तो 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो. 12:24 12:12:1 बराबर है क्या? 12:24 12:12:1 में जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा. बराबर है. अब जीन इंटरेक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली थी, पर आज थोड़ा और अच्छी तरह से उसको डिस्कशन करते हैं. जीन इंटरेक्शन में क्या है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स. विदिन सेम जीन जो है, अब जैसे हाइट का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने वाला जीन है, तो हाइट के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जीन में दो तरह के एलील हमने देखे हैं. एक वो जो टॉलनेस रिप्रेजेंट करता है, एक वो जो डॉर्फनेस रिप्रेजेंट करता है. दो एलील है. तो दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है कि हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द एट द सेम पोजिशन ऑन द सेम क्रोमोसोम. डू यू रिमेंबर दिस? हमने देखा है ना कि मेंडल्स का सक्सेस का ये भी एक रीजन था कि एक तो सारे के सारे कैरेक्टर डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या कि सारे के सारे कैरेक्टर के जो एलील्स थे वो सेम पोजीशन पे थे, सेम क्रोमोसोम पे. तो जब हम एक ही जीन के बारे में इंटरैक्शन डिसाइड करेंगे या स्टडी करेंगे, तो उसमें उस जीन के जो एलील है उसका हम स्टडी करेंगे. बात समझ रहे हैं क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लियरली? एक ही जीन पे, जैसे हाइट का कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई जीन है तो उसका टॉलनेस है, डॉर्फनेस है. शेप ऑफ सीड, राउंड एंड रिंकल्ड, एक ही जीन होगा दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला, पर दोनों के एलील, हाँ, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन. बराबर है कि नहीं? तो जब हम एक ही जीन के अंदर स्टडी करेंगे तो उसे इंट्राजेनिक इंटरैक्शन बोलेंगे. इंट्राजेनिक, इनसाइड सेम जीन. बात समझ रहे हैं क्या? विद इन सेम जीन ऑलरेडी हमने लिखा है, इनसाइड सेम जीन. इंट्राजेनिक इंटरैक्शन में क्या है कि एक ही जीन के हमें कैरेक्टर स्टडी करने हैं, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं क्या एलेलिक इंटरैक्शन? क्योंकि जो एक ही जीन हम कंसीडर करेंगे तो उसके एलील उसी पे है, सेम पोजीशन पे. सो एलेलिक इंटरैक्शन हमेशा ध्यान में रखना है. जब हम एलील वर्ड यूज करते हैं तो वो एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं. अगर सपोज दैट हाइट का जीन कंसीडर कर लिया जाए और सीड शेप का जीन कंसीडर कर लिया जाए, तो दोनों के जीन भी अलग अलग है, तो दोनों के एलील का आपस में कोई रिलेशन नहीं. बात समझ में आई क्या? तो अगर सपोज दैट हाइट का जीन हम कंसीडर कर रहे हैं और शेप का जीन कंसीडर कर रहे हैं, अगर उन दोनों जीन का इंटरैक्शन अगर हम स्टडी करेंगे तो क्या हम उसे एलेलिक इंटरैक्शन बोलेंगे क्या? सिर्फ हाइट का जीन है, उसमें दो एलील है, टॉलनेस और डॉर्फनेस. अगर हम सिर्फ उसका ही स्टडी करेंगे तो एलेलिक है, इंट्राजेनिक है. पर अगर दो अलग अलग जीन का हम स्टडी कर रहे हैं तो दैट विल बी नॉन एलेलिक इंटरैक्शन. क्लियर हुआ क्या? विद इन सेम जीन. अब डिफरेंट जीन्स का अगर हम स्टडी करेंगे तो ये सेम जीन है तो इंट्राजेनिक, डिफरेंट है तो इंटरजेनिक. डू यू रिमेंबर दिस वर्ड? इंट्रा एंड इंटर. इंट्रा यानी इनसाइड सेम जीन, और इंटरजेनिक यानी दो अलग अलग जीन्स. और अगर दो अलग अलग जीन्स का हम स्टडी करेंगे
तो क्या हम उसे एलेलिक इंटरैक्शन बोलेंगे क्या? नहीं, दैट विल बी नॉन एलेलिक इंटरैक्शन, नॉन एलेलिक इंटरैक्शन। कुछ डाउट है इसमें? हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इंट्राजेनिक, जैसे कंपटीशन इन बिटवीन द क्लास ऑफ गगरानी क्लासेस, क्लासरूम स्टूडेंट ऑफ गगरानी क्लासेस। अब गगरानी क्लासेस में सपोज दैट आपकी एक ही बैच, ऐसा मान के चलते हैं, तो एक ही बैच के सारे स्टूडेंट जो है वो इंट्राजेनिक में आ जाएंगे, एलेलिक इंटरैक्शन, बराबर है कि नहीं? बात समझ में आई? 12th स्टैंडर्ड की एक बैच, अब अगर 12th स्टैंडर्ड की दूसरी बैच है तो क्या हो जाएगी? इंटरजेनिक हो जाएगी। बात समझ में आई? उसमें भी और ज्यादा अच्छा लेते हैं, एक 12th स्टैंडर्ड की बैच लेते हैं, एक 11th स्टैंडर्ड की बैच ले लेते हैं। तो अगर सिर्फ क्लास का सब्जेक्ट होगा तो इंट्राजेनिक हो जाएगा, पर क्लासरूम का आएगा तो, क्योंकि क्लासरूम बदल गया ना, एक 12th हो गया, एक 11th हो गया, बराबर है। सपोज दैट एक XYZ एक क्लास ले लेते हैं और दूसरा PQR क्लास ले लेते हैं, दो अलग अलग क्लासेस में इंटरैक्शन है ना, कौन सी है? इंटरजेनिक। बात समझ में आई? तो वो नॉन एलेलिक होगी। क्लियर हुआ? तो जब हम टॉलनेस और शेप का इंटरैक्शन करेंगे या पोजीशन ऑफ फ्लावर और पॉड शेप का इंटरैक्शन करेंगे तो दैट विल बी इंटरजेनिक, नॉन एलेलिक। और सिर्फ एक ही किसी कैरेक्टर को उठा के हम उसका स्टडी करेंगे तो दैट विल बी एलेलिक इंटरैक्शन। कुछ तकलीफ? अब ये जो एलेलिक इंटरैक्शन है उसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो सबसे पहले है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका एग्जांपल कौन सा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद कोडोमिनेंस और ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप, ये इसके एग्जांपल है। इंट्राजेनिक हम देख रहे हैं, एक ही जीन के। डू यू रिमेंबर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को, ह्यूमन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाला आई जीन होता है, और ये जो आई जीन है उसके कितने अल्टरनेटिव फॉर्म हैं? हाउ मेनी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आई जीन आर देयर? ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाला जीन आई जीन है तो उसके कितने अल्टरनेटिव फॉर्म है? एलील्स। I am asking about alternative form of a gene, allele. How many alleles are present? You are telling me about genotype. 3 alleles present है, allele for A, allele for B and one which does not have anyone. याद है कि नहीं? बात समझ में आई? ह्यूमन ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाले कितने एलील है? तो 3 एलील्स है। एलील आई है, मैं पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ, फिर हम बाद में एक एक चीज पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, इसका जो डिसाइड करने वाला जीन है वो आई जीन है। एक ही जीन के हम अलग अलग एलील अब स्टडी करेंगे, इंटरैक्शन। तो ये जो इंटरैक्शन है कौन सी हो जाएगी? इंट्राजेनिक और एलेलिक इंटरैक्शन, क्योंकि एक ही जीन के तीनों एलील के इंटरैक्शन हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो ब्लड ग्रुप है, अब ये आरबीसी है सपोज दैट, देखो ध्यान दो। अब ये आरबीसी के सरफेस पे शुगर जो है ना, शुगर मिल रही है ना, तो इसे हम बोलेंगे एंटीजन, सरफेस एंटीजन। क्या बोलेंगे? हाँ, कुछ किताबों में डायरेक्ट एंटीजन वर्ड यूज किया है, कुछ किताबों में शुगर मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया है, ये ध्यान में रखना है। तो एक्चुअली आरबीसी के सरफेस पे हमें जो मॉलिक्यूल मिल रहा है शुगर का, उसे हम एक्चुअली क्या बोल रहे हैं? एंटीजन बोलेंगे, सरफेस एंटीजन। तो जिस आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन टाइप ए मिलेगा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, सॉरी वो हो गया, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एंटीजन ए है। अब एंटीजन ए से सिर्फ ब्लड ग्रुप फाइनल नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एलील हुआ ना, ब्लड ग्रुप बनाने के लिए पेयर लगेगा। तो इसे हमारे पास 6 पेयर्स है, फिर 6 पेयर्स है कि नहीं? अब जब आई जो है इसके साथ आई जुड़ जाएगा तो हमेशा ध्यान में रखना है एंटीजन ए इज डोमिनेंट ओवर आई, एंटीजन बी इज डोमिनेंट ओवर आई। आई यानी क्या? कि जिसके सरफेस पे ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आई क्या?
आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उस आदमी का ब्लड ग्रुप ए है। अगर सिर्फ बी प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उस आदमी का ब्लड ग्रुप बी है। पर अगर सरफेस पे ए भी है और एंटीजन बी है, दोनों अगर एंटीजन है तो उस आदमी का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। जिस आदमी के ब्लड ग्रुप में सरफेस एंटीजन ए दिखाई देगा उसका ब्लड ग्रुप ए। क्लियर हुआ? अगर बी दिखाई दिया तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों एंटीजन मिले तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं मिला तो ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर हुआ क्या? ये आरबीसी है, बीच में हीमोग्लोबिन है, ध्यान में रखना है। अगर सरफेस एंटीजन बी मिला तो ये हो गया ब्लड ग्रुप बी, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए। ए का आई या आई ए इस तरह से हो सकता है। बी के लिए आई बी आई या आई बी। अब अगर किसी आरबीसी के सरफेस पे हमें कोई एंटीजन नहीं मिला तो वो हो गया आई यानी ब्लड ग्रुप। बात समझने है क्या? ओ का मतलब है ओहने, OH ओहने, पर हमें उसमें कुछ जाना नहीं है, उसका हमसे कोई अभी लेना देना नहीं है नीट के सिलेबस में। हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है कि उस आदमी के आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है? ए है। बात समझ में आई? अब ए का कॉम्बिनेशन इस तरह का हो सकता है जब पेयर बनेगा, समझ रहा है क्या? एंटीजन बी मिला तो इस तरह से होगा और कुछ भी नहीं मिला तो ओ हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ब्लड, हमारे ब्लड में अगर सपोज दैट एंटीजन ए है आरबीसी पे, समझ में है कि नहीं? इसी के साथ हो सकता है हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज भी हो, एंटीबॉडी। तो जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ए होता है, अगर उस आदमी के ब्लड में एंटीबॉडी फॉर ए मिल गई, एंटीबॉडी फॉर ए अगर मिल गई तो इसका मतलब है, एंटीबॉडी का मतलब जानते हैं आप? एंटीबॉडी का मतलब है वो उसके खिलाफ काम करेगी, एंटीबॉडी उसके खिलाफ काम करेगी। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर उसके बॉडी में एंटीबॉडी के उस एंटीजन ए के खिलाफ ही काम करने वाली एंटीबॉडी तो मर जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ए है उसके ब्लड में एंटीबॉडी ए नहीं मिलेगी, एंटीबॉडी बी मिलेगी। इसलिए उस आदमी को बी ब्लड ग्रुप नहीं चल सकता, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप से इसको नहीं परेशानी है, पर जो नया ब्लड आएगा उसको ये मार देगा, उसको क्लॉट कर देगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप, अरे बात समझ रही है क्या? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पे सरफेस एंटीजन ए प्रेजेंट है। बात समझ में आई? पर उसी के ब्लड में एंटीबॉडी फॉर बी है, यानी बी अगर उसके बॉडी में आया तो वो उसको नहीं चलेगा। बात समझ में आई क्या? अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके सरफेस एंटीजन कौन सा है? बी है, और उसके बॉडी में एंटीबॉडी फॉर ए है, इसलिए बी वाले को ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ए ब्लड ग्रुप डाल दिया तो एंटीबॉडी ए काम करेगी, उसका तो ब्लड ग्रुप बी है, उसमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप नहीं चलेगा। क्लियर हो गया क्या? अब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी, उसके बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ना एंटीबॉडी फॉर ए है ना एंटीबॉडी फॉर बी है, क्योंकि अगर कोई भी एक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती तो, क्योंकि उसका तो ब्लड ग्रुप, उसके सरफेस पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। ऐसा मान लेते हैं कि इसको किसी ए वाले का ब्लड चला गया, तो ए वाले का ब्लड गया यानी एंटीबॉडी फॉर बी है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर वो हमने इसको दे दिया ए बी वाले को, तो ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी फॉर बी है, तो ये इसकी वजह से ये मर जाएगा ना बेचारा। अगर इसको बी ब्लड ग्रुप दे दिया तो बी में एंटीबॉडी फॉर ए है, इसका इंटरएक्शन उसको मार देगा। समझ रहे क्या? तो ए वाले को बी नहीं चलेगा, बी वाले को ए नहीं चलेगा, ए बी वाले को दोनों ही नहीं चलेंगे। बात समझ में आई क्या? ब्लड ग्रुप ए जो है उसको ए नहीं चलेगा, बी वाले को, सॉरी,
बराबर है ना। ए वाले को बी नहीं चलेगा, बी वाले को ए नहीं चलेगा, ए बी वाले को दोनों ही नहीं चलेंगे। बात समझ में आई क्या? अब ओ का सोचते हैं, ओ समझ रहे क्या? अगर हम सपोज दैट ब्लड ग्रुप ए वाले के पास ओ का ब्लड ग्रुप आता है, ब्लड ग्रुप ए वाले के पास ओ का ब्लड ग्रुप आता है तो वो चलता है उसे। बी वाले के पास ओ का आता है तो उसे भी चलता है। ए बी वाले के पास ओ वाले का ब्लड ग्रुप आता है तो उसे भी चलता है। ऐसा क्यों? उसका रीजन ऐसा है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और ना ही उसके ब्लड में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं है और उसके पास मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अगर हम किसी भी ब्लड में उसको डाल देंगे तो वो उस ब्लड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज क्या करेगा, सामने वाले को खत्म करेगा ना। तो अगर ओ ब्लड ग्रुप ए वाले के पास आया तो एंटीबॉडी फॉर ए है क्या उसमें? तो कोई मतलब नहीं है, खत्म नहीं होगा। तो व्हाई ओ इज यूनिवर्सल डोनर? बिकॉज ओ डज नॉट कंटेन एंटीबॉडी फॉर एनीवन। हालांकि ब्लड ग्रुप सिस्टम हमें सिर्फ एबीओ पता है, वैसे ब्लड ग्रुप सिस्टम के और कुछ अलग अलग टाइप्स भी है, पर मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वर्ल्ड वाइड वो एबीओ है। यस, ओ वाले को वो यूनिवर्सल डोनर है, डोनर है। उसके सॉरी उसके पास एंटीबॉडी है, ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, क्योंकि ए बी जो है ना, ए बी जो है उसमें एंटीबॉडी नहीं है। ओ में दोनों के लिए एंटीबॉडी है, पर एंटीबॉडी अगर दोनों के लिए है तो फिर देखना पड़ेगा। ये जरा डाउटफुल हो गया ये क्वेश्चन। नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। पर उसके पास एंटीबॉडी नहीं है, नहीं है। जो ए का ब्लड ग्रुप आया तो ए के रास्ते से जाएगा और बी का ब्लड ग्रुप आया तो बी के रास्ते से। नहीं, वो समथिंग वेंट रॉन्ग। वो जो है ना, वो इज यूनिवर्सल डोनर। वो के पास क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है ना, क्योंकि अगर एंटीबॉडी होती तो ना वो ए को चलता ना बी को चलता। ये तो क्लियर है ना? अरे बात समझ रहे हैं क्या? कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? एंटीबॉडी